नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। यहाँ तो बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसानों में बड़ा गुस्सा है। अभी फरवरी के दूसरे पखवाड़े में पंजाब में और कुछ दूसरी जगहों पर वो लोग सड़कों पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उनके पीछे कौन है, ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। वो जो 13 महीने तक तमाशा चला था किसानों के नाम पर, 3 कृषि कानूनों के नाम पर, अब फिर से उसी तरह के हालात बनाने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद कि पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, अलग-अलग टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे चुके, अमेरिका की तरफ से भी जो अंतरिम बजट के बिंदु सामने आए हैं, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि यहाँ विपक्ष तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसानों के साथ विश्वासघात हो गया। और ट्रेड डील के साथ-साथ ऐसा बहुत कुछ घट रहा है, जिसको लेकर के अब अमेरिका में ही कुछ सवाल खड़े हो जा रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं ट्रंप प्रशासन से। और जो तटस्थ और स्वतंत्र समीक्षक हैं, जानकार हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुई है, ये एक तरीके से मोदी जी की कूटनीति का एक और ऐसा दांव पेच है जिसमें ट्रंप चित हो गए हैं। कहने को ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि $500 बिलियन का सामान अमेरिका से भारत खरीदेगा, लेकिन ये कितने लंबे काल में खरीदेगा, किस रूप में खरीदेगा, कौन-कौन से सेक्टर में ये खरीदारी होगी, वो अभी स्पष्ट नहीं है। और जब कालखंड तय ना हो तो फिर बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है सामने वाले देश को। लेकिन इस पूरी ट्रेड डील को लेकर के कई सवाल अमेरिका में भी पूछे जा रहे हैं। दूसरे, फ्रांस से जो राफेल की एक पूरी फौज, 114 राफेल, सुखोई 150 के आसपास और दूसरे तमाम SU-57 की बात भी हो रही है। अब वो कब सिरे चढ़ेगा, कब नहीं चढ़ेगा, इसके अलावा S-500 की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए क्या किसी को अब भी संदेह है कि भारत जो है वो अमेरिका के हाथों लुट-पिट गया है? क्योंकि जो वो अपने जंगी विमान देना चाहते थे, वो तो भारत को सहमत नहीं कर पाया उन पर। इसके अलावा हम दूसरे पार्ट में इस कार्यक्रम के ईरान पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका अपने बेड़े ला करके एक माहौल तो बना चुका है और पड़ोसी देश में बातचीत भी हो चुकी है। कुछ सैंक्शंस और ईरान के ऊपर लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या हमला होगा ईरान पर या टलेगा? क्योंकि ईरान तो सीधे तौर पर पढ़ करके कह रहे हैं कि किसी तरह की धमकी से वो डरने वाला नहीं है। अगर उस पर अटैक किया तो वो इसके लिए तैयार है और जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। मुझे बहुत लंबा चौड़ा परिचय देने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती उनका कि वो अपने आप में परिचय हैं और आप सब उनसे अच्छे तरीके से परिचित हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद वापस बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम कि हम लोग को सुनने के लिए। प्लीज आदित्य जी, अमेरिका में क्या चर्चा हो रही है इस ट्रेड डील को लेकर के? भारत में जो हो रहा है वो तो होगा, यहाँ राजनीतिक स्कोर करने के लिए रायता फैलाने की हमेशा कोशिश होती रही है, होगी, और उसको प्रमाणित करने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है कि देश को बेच दिया, ये कर दिया, किसानों के साथ विश्वासघात हो गया। ना पढ़ते हैं ट्रेड डील के क्या बंद उपबंध है, ना उनको उससे कोई मतलब है, उनको रायता फैलाना है, वो फैलाएंगे।
तो वहां पर किस तरह की चर्चा है और आकलन है कुल मिलाकर के? देखिए, इतिहास अगर आप देखते हैं 1971 के निक्सन के पीरियड के बाद 1969 टू 1971, उस पीरियड के बाद से अमेरिका जो है निरंतर कोशिश कर रहा है, उसके पहले भी करता था, उसके पहले पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहता था। लेकिन 71 में जब भारतीय सेना ने जम के पिटाई करी पाकिस्तानी सेना की, व्हिच वाज़ फुल्ली बैक्ड बाय अमेरिका, उसके बाद से अमेरिका डर गया है। आप देखिए उनका, आप उसका आउटकम देखिए कि एक्शन से पता लगता है आदमी डरा है कि नहीं डरा है। उसके बाद से दोनों पार्टीज में एक सहमति है कि भारत को उकसाओ मत, ये ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है। इसलिए आप देखते हैं डिफेंस टाइज पे बहुत फोकस किया है अमेरिका ने। उसको मालूम है कि बाकी सब जगह गड़बड़ फैलाते रहेंगे, लेकिन डिफेंस को नहीं टच करना, भारतीय सेनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं। तो आप देखेंगे 25 साल की कंटिन्यूस पॉलिसी है। और जब अमेरिकन मीडिया ने बोला कि ट्रंप ने भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया है, तो ट्रंप वेंट आउट ऑफ द वे टू ल्योर भारत, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि अगर उसको अपनी डॉलर की प्राइस कम करनी है तो उसको डॉलर को, उसको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि रिजर्व करेंसी का जो रेवेन्यू आता था उसको टैरिफ से रिप्लेस कर रहे हैं। ये एक्चुअल स्ट्रेटेजी है। और जो एग्जिस्टिंग जो जो उनके ऊपर जो कर्ज है बिकॉज ऑफ द डॉलर रिजर्व करेंसी, उसको वो स्टेबल कॉइन से हटाना चाहते हैं, विच वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग। सो बाय द वे अमेरिकन बैंक्स आर बाइंग द मैक्सिमम गोल्ड राइट नाउ, और अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, उनको पेपर गोल्ड बेच रहे हैं। तो ये पॉन्जी स्कीम है ये पूरी। रशियन प्रेसिडेंट ने पहली बार पॉइंट आउट किया उसको। तो अब जो ये जो अमेरिका में जो इमेज है, इसे यूफोरिया, मतलब कि हमारे साथ भारत जुड़ गया है, अब हमारे एक्सपोर्टर्स को 0% टैरिफ पे भारत के प्रोडक्ट से एक्सेस मिलेगा। अब अमेरिकन को फाइन प्रिंट पढ़ने की आदत होती नहीं है। ओके, पीयूष गोयल जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला है, और वो एग्रीमेंट्स पे आपको दिख भी जाएगा थोड़े दिनों में। अभी तो फ्रेमवर्क एग्रीड हुआ है, एक्चुअल डील तो साइन होने वाली है, जिसको गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, उसका ऑलरेडी पेपर भी। हाँ, और पीयूष गोयल से जब पूछा गया कि कौन आएगा, तो कोई सेक्रेटरी आएगा अमेरिका से साइन करने के लिए उसको, और भारतीय तरफ से सेक्रेटरी साइन करेगा, कोई आईएएस ऑफिसर या somebody will sign it। तो लेकिन डीम का पहला फ्रेमवर्क एग्री कर गया है, और भारत की किसी भी सेंसिबिलिटी पे उन्होंने फोकस नहीं किया है। लेकिन अपनी जनता को, नहीं तो उनके फार्मर्स रिवोल्ट कर जाएंगे। तो एक्चुअल रिवोल्ट अमेरिकन फार्मर्स का है, भारतीय फार्मर्स का नहीं है। ओके, मतलब अमेरिकन फार्मर्स अगर रिवोल्ट कर जाएंगे, अगर उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट नहीं मिलता है। चाइना ने महीने 20 या 30 टन वो सोयाबीन उठाता, 2000 टन सोयाबीन उठाता था महीने का। अब वो उसने बंद कर दिया है। अब कहां जाएगा सोयाबीन, कहां पे जाएगी उनकी कैश क्रॉप्स मतलब कि वो जो मेज बनाते हैं, इसको मेज बोलते हैं, यहाँ पे कॉर्न बोलते हैं कभी कभी, बट वो किधर जाएगी वो। सो तो देयरफॉर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के साथ डील साइन हो, ताकि तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉल्सली क्लेमिंग दैट एग्रीकल्चर हैज बीन साइंड विद अमेरिकन फार्मर्स, और ट्रंप को झूठ बोलने की आदत है। अगर आप फाइन प्रिंट देखेंगे पूरे उसका फर्स्ट फेज का जो बात भारत कर रहा है, उसमें $500 बिलियन जो भारत खरीद रहा है, वो तेल में खरीद रहा है और सिविलियन प्लेन्स में खरीद रहा है। और जो उनको जो एक्सेस मिल रहा है 0% वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, जो इसमें भारत में नहीं बनते, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ग्रेन नॉन सीड फूड प्रोडक्ट्स, जिसको भारतीय जनता को एक्सेस होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हर भारतीय पूरी दुनिया का विश्व का देखे क्या क्या कहां बनता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा होगा कि 0% पे भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू रुपीज। जैसे कि स्टारबक्स कॉफी है भारत में, कितने लोग पीते हैं जरा बताइए मुझे, है ना। हमारे लिए स्टारबक्स कॉफी नुक्कड़ की दुकान है, चाय बोलते हैं, बंबई बोलते हैं चाय की टपरी, वो चाय की टपरी है हमारे लिए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव। लेकिन भारत में मैं जब जाता हूं तो मैं कटिंग चाय पीता हूं, मुझे नहीं पसंद कोई स्टारबक्स की चाय, है ना। तो भारत में कितने लोग खरीदेंगे, टेस्ट कैसा होगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीय गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द एग्रीमेंट रखे हैं। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, नो साइन डील। द जो प्रोडक्ट्स एग्रीड है वो है हाई कैपिटल आइटम्स, जो पहले से भी भारत खरीदता था।
अब ट्रंप को दिखाना है कि देखो मैं ड्रिल कर रहा हूं, तो इट इज ऑल अबाउट ट्रंप्स कम्युनिकेशन टू अमेरिकन पीपल। उसको मालूम है अमेरिकन फैक्ट चेक नहीं करने वाले, अमेरिकन मीडिया बिके हुए हैं, वो भी फैक्ट चेक नहीं करने वाले, एंड दे विल रीड आउट व्हाट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स देम। दैट्स द ऑफिशियल जॉब। कैरन लेविट उनको वही बोलेगी जो ट्रंप बताना चाहते हैं। तो ट्रंप ने उनको बोला हमारी मैसिव डील साइन अप हुई है और अब हमारे पास 0% टैरिफ है, हमारे मतलब भारत में 0% टैरिफ है और हमारे ऊपर हम उनके ऊपर 18% लगा रहे हैं। बट व्हाट ट्रंप नहीं बता रहे हैं कि 18% उनके सिटीजन के ऊपर है, इंपोर्टर्स के ऊपर है। भारत की किसी भी कंपनी ने, शायद 2-3 को छोड़ के, फार्मास्यूटिकल वाली, उनको छोड़ के बाकी सबने अपने प्राइसेस रिड्यूस किए, बट जाके मतलब सॉरी इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए, कम नहीं किए हैं, क्योंकि वॉल्यूम बिकेम लेस। अब आता है फार्मास्यूटिकल्स का। फार्मास्यूटिकल्स इज आउट, आईटी सर्विसेज इज आउट, और तो भारत ने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। तो नाउ इट इज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की बात हो रही है। तो पहली बार अब पता लग रहा है अमेरिकन को कि दे आर एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्टिंग। तो जो कम्युनिकेशन ट्रंप दे रहे हैं अपनी जनता को, उसमें आधा सत्य है, उसको भारतीय विपक्ष उठा रहा है और बोल रहा है कि फार्मर्स इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज। उसको बोलना चाहिए अमेरिकन फार्मर्स इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज, नॉट इंडियन फार्मर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज, ये बोलना चाहिए, बट वो उसको उल्टा बता रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना वाला था, ये जो एपीआईज का जो इशू है, एपीआईज जो होती हैं वो दीज आर द बेसिक केमिकल फॉर्मुलेशन जो चाइना से भारत में आता है। तो जो भारत का जो, देखिए क्या होता है कि ट्रेड इज लाइक वाटर, तो दोनों साइड में पाइप में पानी इक्वल आ जाएगा। तो चाइना का जो सरप्लस है वो बिकॉज ऑफ एपीआईज आल्सो, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एपीआईज भारतीय बाय। तो अब जब भारत ने इसको सेटिस्फाई कर लिया, अब भारत का फोकस आएगा चाइना डील पे, जिसपे एपीआईज आएंगे। एपीआई और जो क्रिटिकल मटेरियल है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के कप्स या प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स या फिर कोई लो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो चाइना बहुत बेचता है भारत में, तब उसके ऊपर आएगा। बिकॉज नाउ दे हैव टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हियर टू देयर। इसलिए आप देखेंगे चाइना के साथ जो है बैलेंस होने वाला है, जिसमें भारतीय एक्सपोर्टर्स विल राइज अप टू 60%। और ये बात मैं बोलूंगा कि जितना स्मार्टली इसको मोदी जी ने हैंडल किया है, उतना कोई और नहीं कर सकता था। इट्स ए क्लास फॉर इकोनॉमिस्ट बाय द वे। ये हमारे लिए सीखने का विषय है जिस तरह उन्होंने किया है, और गर्व भी होना चाहिए कि हमारे लोगों ने इतना अच्छा उसको एग्जीक्यूट किया। आप म्यूट पे हैं। जी सॉरी, मैं कह रहा था कि यहाँ जो रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जो राजनीतिक स्कोर करने की हड़बड़ी है, अल्टीमेटली तो भंडा फूटेगा, इनका झूठ सामने आएगा। 100% आएगा। बिकॉज देखिए क्या है कि भारतीय करंट विपक्ष ने आज तक कोई भी ऐसा इशू नहीं उठाया जिसपे उनकी पिटाई ना हुई हो। ये अभूतपूर्व है, और ये थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा डर की बात है कि कोई वायबल अपोजिशन नहीं है। अगर इस डील पे इनको वाकई में, मैं इनको पॉइंट्स देता हूं बोलने के लिए, अगर इनको वाकई इनको इस पर इशू करने थे, ये बोलना चाहिए था कि चाइना के साथ एपीआईज को क्यों नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं। ये वैलिड इशू है, क्योंकि वो एपीआई जब भारत में बनने शुरू हो जाएंगे, देन यू विल फील दैट कि धीरे धीरे चाइना का सरप्लस हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा अमेरिका के साथ जो इश्यूज है कि अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज जो बिकने वाली है, उनके पास मार्केट नहीं है। तो अगर उसको इस डील में इंक्लूड किया जाता तो दैट वुड हैव बीन, ये अपोजिशन के पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूं उनको क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो गया। इसको अगर मैं भी सुनूंगा तो बोलूंगा हाँ भाई थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस, मैंने इग्नोर कर दिया इस बार। तीसरा, ये काउंटर करना चाहिए था कि अमेरिकन पब्लिक को अमेरिकन गवर्नमेंट सत्य क्यों नहीं बता रही है। ये टोटली लॉस मेकिंग डील है अमेरिका के लिए, बाय द वे, विन विन नहीं है। क्योंकि यहां पर जीरो टैरिफ के नाम पर अमेरिका पहली बार भारत पे डिपेंडेंट होने जा रहा है। आप समझ रहे हैं, जहां पे जो आपका टारगेट कंज्यूमर, अगर मार्केट इजी एक्सेसिबल मार्केट है वन प्लेस पे, अब उस पर आपको जीरो टैरिफ लग रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट प्राइस पे या फिर मार्केट प्राइस से नीचे अमेरिकन कंपनीज बेचने वाली हैं।
तो एट कॉस्ट बेचने वाली है टू मेंटेन द प्राइस लेवल्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन अमेरिकन के लिए है कि भाई आप अपने प्रॉफिट्स क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि लोग सही नहीं है। है। तो ये पॉइंट रेज करना चाहिए। तो ये ट्रंप तो बता नहीं रहे अपने लोगों को कि एट कॉस्ट बिकने वाला है, इसका मतलब ये है कि डॉलर्स फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, प्लस आपकी फैक्ट्रीज फुल स्केल पे काम करेंगे, आपके पास वर्कर्स नहीं है, कहां से लाएंगे, दैट मीन आपको इमिग्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, और कहां से बढ़ाएंगे, ऐसे सिंह कहां से बढ़ाएंगे, एकमात्र देश है भारत। तो ये अमेरिकन पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बता रहा है, और ट्रंप वाज वेरी राइट इन द बिफोर द इलेक्शन, उन्होंने बोला था विल इंक्रीज इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो अब दूसरे टाइप का इमिग्रेशन शुरू होने वाला है, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में शुरू होने वाला है, फ्रॉम भारत के आईटीआईज या भारत के जो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से शुरू होने वाला है। क्योंकि अमेरिका में वो मैक्सिको से जितने इंपोर्ट करेंगे, वो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। और अभी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का रिपोर्ट भी आया है कि मैक्सिको जो है 52 कंसुलेट्स रन करता है अमेरिका में, जबकि चाइना जैसा बड़ा देश सिर्फ 6 रन करता है, और भारत जैसा बड़ा देश सिर्फ 11 रन करता है। ओके, तो 52 क्यों? तो अब पता लग रहा है कॉलोनियल एजेंडा है, लेफ्टिज्म, डेमोक्रेटिज्म, इसको फैलाने का एजेंडा है। तो उनके लिए मैक्सिको इमिग्रेशन इज बिकमिंग ए सिक्योरिटी चैलेंज। तो फिर कहां से लोग लेंगे मेहनती लोग? वो भारत के ही आते हैं। हमारे लोग 12 घंटे काम करते हैं, गिनते 6 घंटा, तो वो कहां से मिलेगा? तो दैट्स व्हाई ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया था कि इमिग्रेशन इंक्रीज होगा। अब भारतीय जाना चाहेंगे, वो बात अलग होती है कि वो विंडो निकल चुकी है। नाउ द मोर इंडियंस आर स्टेइंग इन इंडिया, राइट, दे वांट टू गो इन अमेरिका, अगर सेम सैलरी मिल रही है। तो नॉन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ पीपल भारत का बढ़ने वाला है, और मोदी सरकार की बिल्कुल सही पॉलिसी है। कभी कभी मैं सोचता था पहले कि भाई क्यों भारत को एज ए मार्केट क्यों वो प्रमोट करते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, मतलब अच्छी लेवल का एम्प्लॉयमेंट, कि 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 जब तक भारत की कैपेसिटी नहीं बनती है, इट विल बी द ग्लोबल सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज फॉर सम टाइम। उससे भारत की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है व्हेन दे रेमिट मनी, और दूसरा दे आर एम्प्लॉयड, और उनके बैरियर्स चले जाते हैं, तो वो बाहर से जब सीख कर आते हैं, तो फिर दे कैन ऐड मोर इन द इंडस्ट्री बाय द टाइम इट डेवलप्स। तो ये स्ट्रेटेजी है उनका लॉन्ग टर्म। तो इसमें भी लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ा शांति तरीके से सोचे, तब आपको पता दिखेगा ये सब चीज। बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया है आदित्य जी। फ्रांस से हम राफेल का एक बड़ा बेड़ा खरीद रहे हैं, रूस से हम सुखोई ले रहे हैं, और S-500 को लेकर के, S-400 को लेकर के भी, उसके भी कुछ यूनिट हम लोग फिर से खरीद रहे हैं। इस सब को लेकर के, और जो अभी सामने नहीं आई, शायद इन बहुत सारी दूसरी चीजों को लेकर के भी पुतिन साहब से लगभग बात हो चुकी है, और ये सब चीजें अब स्ट्रीमलाइन पाइपलाइन में हैं। तो भारत तो विन विन सिचुएशन में है, और रूस से आप उच्च स्तरीय विमान खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं S-400, S-500, और रूसी तेल ईंधन, उस पर चाहे ट्रंप प्रशासन जो दावेदारी कर रहा हो किसी भी तरह की, लेकिन पीयूष गोयल ने इशारों में बता दिया कि जो हमारी जरूरतें हैं उसके हिसाब से जहां से हमें सस्ता पड़ेगा वहां से हम खरीदेंगे। देखिए, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है कि लेट अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स मैच इंडिया प्राइस पॉइंट, ये उन्होंने बोला। बिल्कुल वेरी प्रॉपर बिजनेस स्टेटमेंट है, व्हिच अमेरिकन्स अंडरस्टैंड कि जैसा मार्केट है आपको वैसा प्राइस रखना पड़ेगा। अब द प्रॉब्लम ये है कि वेनेजुएलन ऑयल पे जो ट्रंप उछल रहे थे, उसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन रहता है, डांबर के जैसा होता है वो तेल, तो उसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि द प्राइस फॉर एक्सट्रैक्टिंग दैट ऑयल इज वेरी एक्सपेंसिव। उसका प्राइस आता है करीब 110 बैरल डॉलर पर बैरल। अब उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये होड़ मची हुई है। तो मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, वो ऑयल कहां पे एक्सट्रैक्ट होगा, वो होगा, रिफाइन होगा इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में इन वेनेजुएला, एंड चाइनीज रिफाइनरीज इन वेनेजुएला। तो पीयूष गोयल जी का पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जहां से भारत को जरूरत होगी खरीदेगा,
और ये ट्रेड डील में भी है, ये लिखा हुआ है, दे हैव टू मैच द प्राइस पॉइंट्स। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इंटरनल स्टेटमेंट्स जो है। दूसरा, आपने बात किया फ्रांस के साथ। देखिए रफाल एक बहुत ही, देखिए इट डजंट मैटर व्हाट टूल यू हैव, इट मैटर्स, जैसे हम गोल्फ में बहुत खेलता हूँ, इट डजंट मैटर की क्वालिटी ऑफ द स्टिक, आयरन और वुड ना, वो मैटर करता है कि आपकी स्विंग कितनी अच्छी है। तो जिस चीज से आप कंफर्टेबल होते हैं वही बेस्ट है आपके लिए। सेम वे, जिस जिस प्लेन से भारतीय एयरफोर्स कंफर्टेबल हो वही खरीदा जाएगा एंड में जाके। ओके, तो सही। भारतीय एयरफोर्स का डिसीजन है कि दे आर हैप्पी विद रफेल परफॉर्मेंस, इट विल हैपन। भारतीय एयरफोर्स का डिसीजन है अपाचे को कुछ एरियाज में हाई में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, देयर डिसीजन। तो वो तो हम एयरफोर्स पर ही छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किया है, इसका मतलब यह है कि उनको उसमें कंफर्टेबल है, उनका उनका देश की रक्षा करने का दायित्व है, और जो उनको टूल चाहिए वो भारतीय सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसलिए राफेल इज ए गुड चॉइस, ट्विन इंजन प्लेन, फास्ट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, प्लस उसके अंदर भारतीय रडार्स भी भारत लगा सकता है, गैन रडार्स, ओके, गैलियम नाइट्राइड रडार्स। अब आते हैं सुखोई के ऊपर। देखिए SU-57 के की तरफ जाना भारत के लिए अभी एक नेसेसिटी बन चुका है, बिकॉज ऑफ HAL ने ऐसा कौन सा एग्रीमेंट साइन किया अमेरिका के साथ कि एक ऐसा प्लेन बनाया जिसपे एक ही इंजन फिट हो सकता है, एक ही स्पेक्स वाला फिट हो सकता है, that HAL has to answer to the Indian public because it is Indian taxpayers money, it's not their money. Okay, तो भारतीय ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया एमका की तरफ जाने का, और एमका इज ए भारत का ही खुद का बना हुआ प्लेटफॉर्म होने वाला है। प्लस फ्रांस के साथ जो बड़ी डील हो रही है वो हो रही है साफरान इंजन की, M88 इंजन की, जो कि मिराज 2000 में भी यूज किए जाते हैं, और उनका अपग्रेडेड वर्जन रफाल में भी लगता है। तो दैट्स वाई फ्रांस के साथ जो डील है भारत के 3 प्लेन्स के लिए हेल्प करेगा। एक तो भारत का तेजस प्रोग्राम में हेल्प करेगा, एक भारत के मिराज में हेल्प करेगा, और तीसरा भारत के रफाल में ऐड करेगा, प्लस MRO फैसिलिटी। और यूएई के पास 80 रफाल है, तो यूएई के 80 रफाल प्लस भारत के 170 रफाल बन जाते हैं 260 रफाल्स की एयरफोर्स। तो इसलिए फ्रांस के साथ जाना लॉजिकल, रीजनेबल है। F-35 की रेंज बहुत कम है, सिंगल इंजन प्लेन है, और इसलिए उसका यूज इतना नहीं है। वो काम तेजस भी कर सकता है, वो काम मिराज भी कर सकता है, वो काम आपका कोई भी फाइटर कर सकता है भारत में। और सुखोई MK उनसे एक क्लास अबव है, इसलिए मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। नाउ अब आती है बात आपकी रशियन SU-57 की। SU-57 विद इंडियन एवियोनिक्स एंड इंडियन सॉफ्टवेयर, वो F-22 को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। F-22 इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेन, वो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स है अमेरिका का, किसी को देता नहीं अमेरिका। तो अमेरिका, क्योंकि दोनों SU-57 और F-22 दोनों ट्विन इंजन प्लेन्स हैं, तो कंपैरिजन एप्पल्स और एप्पल्स में ही होता है, और प्लेन्स में एप्पल्स होते हैं इंजन्स, तो दो इंजन जिसके होंगे उसी को कंपेयर किया जाएगा। तो सुखोई 57 को F-35 से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 2 इंजन है, इसके अंदर 1 इंजन है। और ओनली थिंग F-35 हैज ए सिंगल वर्टिकल के कुछ कैटेगरीज में आता है। अब भारत को चाहिए रेंज, पाकिस्तान के ऊपर तो स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज होने वाले हैं, तो F-35 कहाँ यूज करेगा? तिब्बत के ऊपर लोड नहीं सकता, वो 1 इंजन है, ज्यादा दूर जा नहीं सकता। भारत जब तक वो बेसिस पे पहुंचेगा, इट नीड्स रिफ्यूलर्स, तो इसलिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है F-35। और वहां पे SU-57 शाइन्स, क्योंकि उसकी रेंज, उसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि आप सोचिए 4 या 5 ब्रह्मोस लेके जाना एक प्लेन, ओके, और विद सॉफ्टवेयर एंड पेंट एंड अदर थिंग्स। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है SU-57 का, साइड प्रोफाइल इज वेरी बिग, फ्रंट प्रोफाइल इज वेरी स्मॉल, साइड प्रोफाइल इज वेरी बिग। अब उसके लिए भारत पे कुछ डिजाइन लगेंगे, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टेक्निकली। तो एक्चुअली SU-57 जब भारत खरीदेगा, रशिया विल बी हेल्प बाय दैट प्रोग्राम। ब्रह्मोस जब भारत ने बनाया, रशिया गॉट हेल्प कि भारत में बेटर देन P-90 ऑनिक्स जो उनका है। तो इसलिए ये पार्टनरशिप जो है लंबे समय तक टिकने वाली है, और दिस इज द विन फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए साहब, अभी ईरान के मोर्चे पर चलते हैं।
होने वाला क्या है, जरा ये बताइए, आपका क्या आकलन है? अमेरिका अटैक करेगा, नहीं करेगा, इजराइल के ऊपर छोड़ देगा, या अभी और प्रेशर डालने की कोशिश करेगा? क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है, आपने भी कहा था, कई दूसरे समीक्षक हैं, उनका भी कहना है कि भैया 38 ट्रिलियन डॉलर के नीचे अमेरिका पहले से ही है। एक अटैक का मतलब ये है कि 2-3 ट्रिलियन डॉलर, इससे भी ज्यादा, और अपने सिर पर लाद लो। क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करने की स्थिति में है? देखिए, अमेरिका का इंटरनल मैं जो भी देख रहा हूँ इस समय, मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, बोल रही है अमेरिका अब अटैक करेगा, कल अटैक करेगा या कर चुका है। तो अभी जबरदस्त तरीके से अमेरिकन के हिसाब से इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे हैं हर तरफ से। उनका पहला गोल ये है कि अयतुल्ला खुमैनी को हैप्पी बर्थडे कर दिया जाए। ये उनका पहला गोल है। और दूसरा उनका गोल है कि वो वेनेजुएला का स्क्रिप्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही झूठ पे एक नया झूठ नहीं बना सकते ना। तो इसलिए इसलिए वो चुप है उसके ऊपर, क्योंकि वो मॉडल फॉलो नहीं हो सकता। कहीं देयर इज नो एक्सेस। उन्होंने सेंट्रल एशिया से भी ट्राई किया, कर्द के एरिया से भी ट्राई किया, पाकिस्तान से भी ट्राई किया, नहीं पॉसिबल है। तीसरा, जो अमेरिकन देखिए, अमेरिकन नेवी जैसे भारतीय नेवी कुछ भी बोलेगी नहीं। वो दे आर कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो भी बात हो रहा है। तो अमेरिकन नेवी जो बोल रही है कि वी आर फुल्ली कैपेबल एंड वी विल डू इट, लेकिन जो अमेरिका का नेवी का दूसरा पार्ट बोल रहा है, द काइंड ऑफ रडार्स चाइना और रशिया ने उनको दिए हैं, प्लस काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन दे हैव डन इन द लास्ट 10 months एंड 12 months, और रिप्लेनिशमेंट किया है। तो एक बात तो सत्य है कि इस बार जो भी युद्ध होगा, ईरान इजराइल को नहीं छोड़ेगा। तो इजराइल इज स्केयर्ड ऑफ ऑपरेटिंग अलोन। अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं है, जितना भी वो करना चाहे, कि उनको अगर लगाना है तो दे टू हैव ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। अगर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इधर लगाते हैं तो फिर बाकी कॉलोनीज और बेसेस अफेक्ट हो जाते हैं। लिटरली सो मेनी बेसेस उनको खाली करने पड़े, मतलब टेम्परेरीली, टू बिल्ड द फोर्स इन अगेंस्ट ईरान। तो all the logical causes are going against the military operation in summary। जो इलॉजिकल पॉइंट्स है कि जो गंग हो, लिंडसी ग्राहम और ये सब लोग तो चुप हो जाएंगे, ये सब तो बिकाऊ लोग हैं। कल को ट्रम्प बोलेगा छोड़ दे, चुप रहो, चुप हो जाएंगे। सो अमेरिकन मिलिट्री ऑप्शंस में बहुत ही कम ऑप्शंस है उनके पास इस समय, बिकॉज जो उनका एजम्पशन था कि पूरी पब्लिक उठ जाएगी ईरान की अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द खायतोल्लाह, दैट डिड नॉट हैपन। 30% ईरानियन उठे, बाकी चुप रहे। और इस बार ईरानियों ने ज्यादती नहीं करी अपने लोगों के साथ। इट वॉज द पाकिस्तानीज, कुर्द और इजराइल मोसाद के ऑपरेटिव्स जिन्होंने ईरानियों को मारा है। ईरानियों को मालूम है कि ये इस बार ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जो करते नॉर्मल उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इस मास स्केल में जो रिपोर्ट किया 70,000 लोग मार दिए, ये उन्होंने नहीं मारे। These were engineered riots। और स्कॉट बेसेंट ने ऑलरेडी एग्री किया इन फ्रंट ऑफ द हाउस पैनल कि हमने डॉलर के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया टू ब्रिंग डाउन द ईरानी करेंसी। अब ये बात ईरान में फैल चुकी है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको बता दिया है। इसका मतलब ईरानी लोग बेवकूफ नहीं है। तो उन्होंने इस नकली शॉर्टेज को खत्म करने के लिए गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग करना ज्यादा कर दिया। प्लस गवर्नमेंट ने सबको ग्रांट्स दी एंड एंश्योर्ड कि अभी ये आप जितने का पहले खरीदते थे उतना ही पैसे का आप अभी भी खरीदेंगे। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट बहुत ही गरीब गवर्नमेंट है, वो इतना खरीद नहीं सकती कहीं से भी। और अमेरिकन को भारत का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जब तक छाबार पोर्ट है, तो इस बार भारत ने छाबार पोर्ट का बजट हटा दिया। तो अब क्या बात होती है कि जैसे अगर भारत छाबार से निकल गया तो ईरान पे अटैक हो जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसका हल कुछ डिप्लोमेटिक ही निकलने वाला है, ट्रेड डील या कुछ ऐसा डील होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया है कि चेकमेट है ऑन ऑल साइड्स। और फालतू में अपने लोगों को मरवाएंगे, 3-4 हजार लोगों को, या इजराइल के लोगों को मरवाएंगे, उससे बेटर होगा। इजराइल जो है ईरान से बहुत ही घबराता है उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी से, और अब तो उसने और भी बढ़ा दी है।
तो इजराइल प्रेशर कर रहा है थ्रू एप्स्टाइन लिस्ट और थ्रू दिस लिस्ट और दिस ब्लैक लिस्ट और दैट ब्लैक लिस्ट कि अमेरिका अटैक करे, नहीं तो ट्रम्प की पर्सनल रेपुटेशन खराब होगी। अब ट्रम्प ने सोच लिया कि भाई इतना बर्बाद हो तो थोड़ा और हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो नाउ दैट स्ट्रेटेजी इजराइल की चली गई है। इसका मतलब यह है अमेरिका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब अमेरिका जो है अपने इंटरेस्ट पे डिसाइड करेगा और उसके इंटरेस्ट आता है इस रीजन को पीसफुल रखे, क्योंकि उसका ट्रेड चल रहा है भारत से, उसका ट्रेड चल रहा है सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल कैस्पियन सी से उसका तेल आता है और कैस्पियन से तेल आता है तो स्ट्रेट डाउन ईरान के थ्रू आएगा तो बेटर रहेगा। तो इसलिए द बिजनेस प्रायोरिटीज इज टेकिंग ए प्रेसिडेंस। वो ईरान को साधने की कोशिश कर रहा है, ना कि अब उस पर अटैक करके उसको और बिदकाएगा या खत्म करेगा। लॉजिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा उसको। चेकमेट है ऑन ऑल साइड्स, नॉर्थ से भी चेकमेट, पाकिस्तान से भी चेकमेट है। मींस पाकिस्तानियों पे तो भगवान भी भरोसा नहीं करते, अमेरिकन पे भी नहीं करते, लेकिन दोनों साइड से है चेकमेट। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वो लोग सोचेंगे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से सर्जिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं एक्चुअली, बाय द वे ब्लास्ट तो पूरे ईरान में हो रहे हैं हर जगह। हाँ, वो तो बताते ये हैं कि सीरिया के जरिए कुछ लड़ाकू तैयार करवाए गए हैं और वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो उसके जरिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें ग्रुप्स में और अपने मित्रों को, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।